चलिए, चलो देखो अब बेटा जल्दी। यहाँ पे सबसे पहले 2025 में एक ये क्वेश्चन आया है। इसमें करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है, आई ऑफ टी इक्वल टू 0.02 टी प्लस 0.01 एम्पियर। द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2। आपको ये बताना है टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 2 तक इस वायर से टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है। व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू दिस वायर फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू इज इक्वल टू क्या कर देना है, आई इंटू डी टी। तो यहां से दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लेंगे और टाइम की लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, और ये आपका हो जाएगा टोटल चार्ज। दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 0.02 इंटू टी प्लस 0.01, और इस पूरे का इंटीग्रेशन दैट इज डी टी। तो इधर से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये अभी कुछ डेमो के लिए करा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन सही से बैठे इस ऐप के थ्रू। क्या ये आपको क्लियर हुआ सभी को? लेट मी नो। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका पूछा गया है जेई मेंस 2025 में, और इसमें आपसे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, और ये ग्राफ है आपका वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए। वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए अगर हम बात करें, रजिस्टिविटी का किस तरीके का ग्राफ आएगा, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं, एक ऑप्शन आपको दे रखा है इस तरीके से, लाइक दिस। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है लाइक दिस। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है लाइक दिस, एंड चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है लाइक दिस। तो ये इस तरीके के चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। देखो इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है, धीरे धीरे आई विल ट्राई टू लर्न। इसमें एक पोल का ऑप्शन भी है जूम में, है ना। देयर इज वन ऑप्शन आल्सो पोल फॉर पोलिंग। तो वो आज मैं सीखूंगा कि कैसे आपसे पोल वगैरह कराया जा सकता है, कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो वायर बाउंड रजिस्टर की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड रजिस्टर, तो वो जनरली रजिस्टर जो बने होते हैं आपके, वो कंडक्टिंग मटेरियल या कोई कंडक्टर टाइप का ही होता है, उसी का रेजिस्टेंस हम बात करते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका, रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज। और ये जो रेजिस्टिविटी का इंक्रीज है, वो हम लीनियर लेते हैं। कैसे लेते हैं? आइडियली स्पीकिंग अगर आप पूछें, तो रेजिस्टिविटी
एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। आइडियली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। लेकिन सिंस हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो वहां आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का लीनियर वेरिएशन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, वी कंसीडर द लीनियर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आइडियली स्पीकिंग देखें कि भाई रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ती है, तो वो बढ़ती तो आपकी एक्सपोनेंशियली ही है। लेकिन वायर बाउंड रजिस्टर में जब हम स्टडी करते हैं तो हम जो अल्फा की वैल्यू है उस मटेरियल की दैट इज वेरी स्मॉल, और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसको हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। जैसे आप देख लो 0 से लेके इधर हो गया, लेकिन हम जनरली किस तरीके से लेते हैं कि मान लीजिए 2 आपने 27 डिग्री सेल्सियस से, भाई ज्यादा से ज्यादा आप जो नॉर्मल ह्यूमन कंडीशंस हैं उनमें आप मान लो 53 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे यूज कर लिया, तो आप जो वेरिएशन है वो काफी स्मॉल रखते हो। तो उस स्मॉल वेरिएशन के लिए अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो वो हमें लीनियर दिखाई देता है। सो दैट्स वाई एक ऑप्शन इसका ये पॉसिबल है, दिस वन। ठीक है, और सिंस इसने 0 केल्विन पे आपसे पूछा हुआ है, इसने आपसे 0 केल्विन पे पूछा हुआ है, तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है आपका केल्विन के साथ है रेजिस्टिविटी। तो अगर आप वैसे देखोगे एब्सोल्युटली कि भाई किस तरीके से आएगा, तो इट इज लाइक दिस। बट सिंस इसने ये स्टैंडर्ड वर्ड लिख दिया है वायर बाउंड रजिस्टर, उसकी वजह से हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? लेट मी नो। हाँ, अब इसमें लक्ष्य और नमन हैंड रेज कर रहे हैं, लेट मी अलाउ देम टू स्पीक। बिफोर अलाउइंग देम टू स्पीक, let me first connect to audio and then now let me allow them to speak. बताओ लक्ष्य। सर इसके अंदर अगर वो शब्द का यूज किया है वायर बाउंडेड का, हम्म, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क बस यही पड़ा बेटा कि हम जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसको एक लिमिटेड रेंज में ही स्टडी करते हैं रेजिस्टेंस पे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप डिवाइस में रजिस्टर यूज कर रहे हो और आप 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, है ना। यस सर। हम जनरली ये फॉर्मूला फॉलो करवाते हैं रेजिस्टेंस के लिए, लीनियर यस। वेरिएशन ऑफ रजिस्टर विथ टेम्परेचर, ये देखते हैं। तो अगर हम ये चीज देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये रजिस्टर के लिए फॉर्मूला यूज करवा रहे हैं लीनियर वेरिएशन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर रजिस्टिविटी को आप रो एल बाई ए लिखेंगे और ये लिखेंगे रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब यहाँ से ये एल नॉट बाई ए ये कैंसिल हो गया और फाइनली रजिस्टिविटी भी इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करती हुई दिखेगी। यस सर। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कुछ उसी तरीके का आपको दिखाई देगा। सर जैसे कि आपने वो वायर बाउंडेड वाला वो बताया, उसके अंदर कहा हाँ, कि छोटे एरिया के लिए मतलब डिफरेंस थोड़ा कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? वो टेम्परेचर का 27 से 53 हो ऐसे। हाँ मतलब कम होना है सर, मतलब डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेल्टा टी का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, है ना। तो आपने बताया था कि अगर कम लेंगे तो जो उसका स्लोप होगा वो सीधा ही हो जाएगा, तो उसको लीनियरली ले लेंगे। हाँ मतलब ये जो वेरिएशन है
रो वर्सेस टी। हालांकि ये इसने टी तक ऐसे शो कर दिया है, जनरली ग्राफ होना चाहिए था इस तरीके से, ऐसा होना चाहिए था ग्राफ, है ना। तो वो ये बताता है कि आप एक पर्टिकुलर रेंज में इसको स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे ठीक तो है। इसका सी ऑप्शन भी आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिंस वायर बाउंड रजिस्टर बोल दिया है लक्ष्य, तो रेजिस्टेंस में आप चैलेंज तो कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसे आ जाए कभी क्वेश्चन, फॉर कंडक्टर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, तब आप जरूर ये 100% श्योर होके लगा सकते हैं। ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरीके का होता है, रो नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई समथिंग 2 kT, इस तरीके का एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है। लेकिन अगर रजिस्टर के लिए कहे तो फिर आप इसी ऑप्शन पे जाएंगे। ओके सर। ठीक है। यस। चलिए, नमन कुछ कहना चाह रहा है, बताएं नमन। सर हो गया क्लियर अब। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें तो मजा आ रहा है यार, सही हो गया, एक क्लासरूम जैसा हो गया ना। अब ऑडियो कर देते हैं डिस्कनेक्ट। कितने लोगों को अभी क्लास एकदम प्रॉपर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और कितने लोग चाहते हैं इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें? हाँ, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, ड्रॉ हाउ टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट। ये इंपॉर्टेंट मॉडल है और ये आता है कई बार एमटीएस में। हाउ टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास सपोज एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है। अब आपको इस सेल, ये बहुत सारे सेल अवेलेबल हैं, मान लो जितने आप चाहोगे उतने सेल आपको दे दिए जाएंगे, जितने सेल आप मांगोगे उतने सेल आपको दे दिए जाएंगे। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक लोड रेजिस्टेंस है, देयर इज अ लोड रेजिस्टेंस, मान लीजिए उसकी वैल्यू है 20 ओम। ठीक है। और इसके अक्रॉस आपको एक करंट फ्लो करानी है जिसकी वैल्यू है आई। ठीक है। तो उस इस 20 ओम में अगर मैं आपसे कहूं 1.5 एम्पियर फ्लो करानी है आपको, 1.5 एम्पियर करंट, तो उसके लिए मिनिमम कितने सेल इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस लगाने पड़ेंगे आपको? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल, मिनिमम नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड। ठीक है। टू फ्लो 1.5 एम्पियर करंट across 20 ohm, across 20 ohm, this is the question। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? लेट मी नो। क्वेश्चन क्लियर है सभी को?
बताएं बेटा। एक ही बच्चा हाथ उठा रहा है, बाकी लोग बताएं जल्दी। नमन। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आप सोचो ध्यान से। आप लोग लेना चाहें अगर 2-1 मिनट तो ले सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक 1 और 2 मिनट और सॉल्व करे, जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस करे। मैं आपको 1 और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट का टाइम। 1 से 2 मिनट के टाइम में आपको ये बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेल इसके अक्रॉस लगाने पड़ेंगे सो दैट हमें 1.5 एम्पियर करंट मिल जाए। बताइए। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं एंड आई होप आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन एटलीस्ट 1 से 2 मिनट। आप इसको ट्राई करिए और फिर आपसे नहीं होगा देन आई विल डिस्कस। यस, एनीवन इज गेटिंग आंसर? तब तक मैं और क्वेश्चन स्लाइड पे लिख देता हूँ, आप लोग जब तक ट्राई करिए इसको। चलिए, तो ये टाइम ओवर होता है आपका। बताएं किसी का भी आंसर आया? एनीवन? किसी ने ट्राई किया हो, आंसर आया हो, रेज योर हैंड। और अगर कोई फंस रहा है किसी पर्टिकुलर अप्रोच में या स्टेप में तो वो भी हैंड रेस करके पूछ सकता है। बताएं। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन? सर आपने हेडिंग तो डाली है मैक्सिमम करंट की और यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ सेल पूछ रहे हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ सेल जब लगाओगे तो उससे जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है वो ये 1.5 एम्पियर आनी चाहिए। मतलब अगर आप सेल मिनिमाइज कर रहे हो तो ये जो करंट है वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैक्सिमम करंट उस कॉम्बिनेशन से जो निकाली जा सकती है दैट इज 1.5 एम्पियर। तो बताओ कितने सेल यहाँ पर लगा सकते हैं? क्या सीरीज में लगा दें, पैरेलल में लगा दें सारे, या सीरीज में लगा दें सारे, क्या करें? शगुन इज रेजिंग हैंड, लेट मी अलाउ हर टू स्पीक। वेट। बताओ बेटा। सर सारे सीरीज में तो नहीं होंगे, और अगर थोड़ा पैरेलल ट्राई कर थोड़ा रहे हो सा तो तेज उससे बोलो आंसर शगुन। नेगेटिव आ रहा है। हाँ, सर सीरीज में तो सारे नहीं होंगे, बिल्कुल। और पैरेलल से ट्राई कर रहे हैं, अगर सारे पैरेलल में लगा दे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है।
हाँ, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, तो है ना। मतलब कुछ सीरीज में लगाने और कुछ कुछ पैरेलल में। सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। बहुत बढ़िया, सही कंक्लूजन पे पहुंच गए आप। तो इससे लास्ट मतलब अगर हमने सीरीज के एन ले लिए और पैरेलल के एम ले लिए, तो ठीक है। फिर एक इक्वेशन बन रही है m × n = 20 + 380 × n। एम क्या अगर इक्वेशन बन इसको रही है? मतलब m × n = 20 + 380 n। हाँ, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो अब लेकिन हाँ ये तो एम और एन अब अभी भी अननोन है। हाँ मतलब इसमें या तो हम दोनों को सेम मान के क्वाड्रेटिक बना के करते हैं, हाँ, चलो तो मतलब बिल्कुल जितने सही सीरीज जगह में पे पहुंच उतने गए हो आप। पैरेलल में होते हैं। अल्टीमेटली हमें ये एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अप्रोच बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अप्रोच आपकी एकदम ठीक थी, ये पता कर पाना कि सीरीज नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, बल्कि उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, देखो अब ध्यान से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि शगुन ने क्या बोला है। उसने यही बताया कि अगर हम इन सभी सेल को सीरीज में कनेक्ट कर लें, तो हर एक सेल के अक्रॉस अगर आप ईएमएफ देखेंगे तो वो आएगा E - IR, और सेल का ईएमएफ है 1.5, माइनस आई की वैल्यू हो गई 1.5 × 1। तो हर एक सेल के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब फिर ओवरऑल जो ईएमएफ आएगा वो डेवलप कितना होगा? 0, 20 वोल्ट के अक्रॉस। तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सभी को पैरेलल मान लेते हैं, तो एन सेल अगर आप पैरेलल में मान लेंगे तो उनका इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था सेम ही आएगा, ईएमएफ ई। और जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R/N। ठीक है। तो उस केस में अगर हम यहाँ एक रजिस्टर ले ले, दैट इज 20 ओम, और उसमें करंट माने 1.5 एम्पियर, तो इस 1.5 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? दैट इज आई अपॉन, दैट इज ई है आपका 1.5 वोल्ट, डिवाइडेड बाई R/N प्लस 20, और ये R है आपका 1। तो अगर ऐसे करें तो 1.5 से 1.5 कट गया, 1/n प्लस 20 इक्वल टू आ गया 1। तो यहां से ये जो n है वो नेगेटिव आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड वे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, n नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब सारे सेल ना तो सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे। तो फिर सर कैसे करें? इसमें हम क्या मानेंगे? लेट मी डिस्कनेक्ट दिस ऑडियो। दो दो ऑडियो हो जा रहे होंगे आपके पास। यस। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखें। हम ये मानेंगे कि ये जो रजिस्टर है हमारे पास कैपिटल आर, इसके अक्रॉस कुछ रजिस्टर, कुछ सेल तो आपके किस में होंगे? सीरीज में। मान लिया, वो हमने मान लिया कि एक ब्रांच में कितने हैं? एन। ठीक है। और ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस मैंने मान ली, तो 1 2 3 डॉट 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 एम। तो हम कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहां पर कंसीडर करते हैं, लाइक दिस। तो अब अगर हम इसमें बात करें तो जो इक्विवेलेंट आपका आएगा, एक ब्रांच का इक्विवेलेंट आएगा एनई, और उस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा एनआर। और जब इन सभी को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो अब बनेगा, दैट इज ईएमएफ तो बनेगा एनई, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू आएगी एनआर डिवाइडेड बाई एम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये तो बेसिक है। ये बताइए, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है? बताएं बेटा।
यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब इसके बाद ये देखिए कि अगर ये इस तरीके का सेटअप है तो इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। ये आपका एक्सप्रेशन बना। अब जो आई का एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा आप और मैनिपुलेट करेंगे तो ये बनेगा एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम इंटू आर। अब मुझे ये करंट जो है वो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। ध्यान समझना बेटा, आई वॉन्ट दिस करंट टू बी मैक्सिमम। ठीक, क्योंकि उसने मिनिमम नंबर ऑफ सेल बोला है, उसने कहा है कि ये सेल जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। तो जो ये मिनिमम कॉम्बिनेशन जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो इस गिवन कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? मैक्सिमम। सो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन के मिनिमम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैन आई राइट लाइक दिस, रूट अंडर एन आर का स्क्वायर प्लस रूट अंडर एम आर का स्क्वायर प्लस टू रूट एम इंटू एन इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस 2 इंटू रूट एन आर इंटू रूट एम आर। वी कैन राइट लाइक दिस। और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कंबाइन करूं तो इट विल बिकम रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एम इंटू एन स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए ध्यान से, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आएगी? जब ये वाला टर्म आपका क्या हो जाए? जीरो। दिस परफेक्ट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। तब इस टर्म की आपकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। तो यही एक कंडीशन थी जो आपको समझना था कि आई मैक्स करने के लिए स्मॉल एन आर शुड बी इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो जब आप ये यहां पे रखेंगे तो आई मैक्स इज इक्वल टू, आई कैन से एन आर की वैल्यू है 1 और m इंटू आर की वैल्यू है 20। तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा n इज इक्वल टू 20m। ठीक है, और दूसरा आई मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 1.5 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू m इंटू एन इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई एन आर इज इक्वल टू एम आर। अब अगर आपका हो गया है तो आप किसी भी एक के टर्म में आप उसको लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो 2nr। तो n से ये n कैंसिल हो गया, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बना 2r इज इक्वल टू m। तो यहां से m आपका कितना आ जाएगा? 2। और m अगर 2 आ गया तो n कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। क्या ये क्लियर है बेटा? लेट मी नो, बताएं। यस, लेट मी अलाउ शगुन, शगुन टू स्पीक। बताएं शगुन। सर इससे जो मिनिमम जो फाइनल आंसर है वो 42 आया, जो ये कनेक्ट कर। अगर 2 और हाँ 40। अब बताएं। और अगर हम m और n को इक्वल ले लें 21 एंड 21 तो भी m और सेम ही n आंसर आ रहा है। हाँ बेटा। इक्वल लेके और फिर सॉल्व, m और n को अगर इक्वल ले लें 21 21 तो भी सेम ही आंसर आ रहा है, मतलब सेम 1.5 20 ड्रॉ हो रहा है। तो अब ये बताओ m और n आपने कितना कितना लिया है बताओ? 21 21। 21 21। तो टोटल हाँ, नंबर ऑफ और सेल फाइनल कितने आंसर हुए तब भी आपके? सेम ही है 42। टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू एन 441
और अभी हमारे टोटल सेल कितने हुए, m/n अगर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 80। अच्छा ओके सर ठीक है। तो हमें बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ सेल बताना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सेल होता है m/n के। तो हमें इस मेथड से ये इंश्योर हो जाता है बेटा कि जो हमारे सेल रिक्वायर्ड है वो हमारे मिनिमम है। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। ठीक है, गुड। लेट मी डिस्कनेक्ट यू अगेन। चलिए, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। बताए बेटा जल्दी। अगर क्लियर है तो थम्स अप करें जल्दी से। जो ये क्वेश्चन कराया है इस पे जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एमटीएस में। यस, कुलांश वांट टू आस्क समथिंग। सर M और N21 कैसे है ये दोबारा बता दो एक बार। बताओ कुलांश, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर M और N21 कैसे है ये बता दो एक बार। M और N20 ये कोई मेथड से नहीं आए, ये शगुन हिट एंड ट्रायल से यूज कर रही है कि अगर हम इक्वल कर दें इनको तब भी सेम आंसर आ रहा है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। ठीक हो कुलांश, तुम क्या क्या कर रहे हो छुट्टियों में, पढ़ रहे हो? यस सर पढ़ रहा हूँ। तो ये ठीक है। टाइम क्या है, सभी आप लोग अपने आप को अपडेट करिए, है ना। जैसे देखो कल बहुत सारा टाइम लग गया मेरा यही सब चीज सीखने में कि कैसे दो सेटअप बनाएंगे, कैसे कमेंट पढ़ेंगे, कैसे भाई ये ऑडियो माइक कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। तो जितना हो सके आप मेहनत करिए नई नई चीजों को सीखने में। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा सर इसमें क्या है, लेकिन नई नई चीज सीखने में टाइम लगता है ना। और धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आप भी डेली डेली नई नई चीज सीख जाएंगे। ठीक है, अब मुझे आ रहा है खूब मजा, क्लास लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, एकदम क्लासरूम जैसी फीलिंग आ रही है। तो देखो जब भी आपका पढ़ाई में भी मन ना लगे तो ये नहीं कि आप फिर मतलब उससे दूर भाग जाएं। पहले ये आइडेंटिफाई करें कि मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है उसका तरीका ठीक ना हो। जैसे मुझे वैसे डाउट लेना बड़ा गड़बड़ लगता था, या पढ़ाना ऐसे कि भाई सब बंद है, कुछ दिख नहीं रहा है, बोर्ड पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तरीके में क्लास लेने में मुझे आनंद नहीं आता था। अब एक तरीका क्या है कि मैं उसी तरीके से लेता रहूं, परेशान होता रहूं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम देखें कि भाई क्या दिक्कत है, क्या नया हो सकता है, कैसे नए तरीके हो सकते हैं, और फिर उसी चीज को इम्प्रूव करके उसके तरीके को फिर एंजॉय करें, है ना। तो ऐसे ही आप लोग ये देखो कि अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है तो उसका क्या रीजन है। हो सकता है कोई टॉपिक क्लियर ना हो सकता है किसी टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत हो, उसका कंसेप्ट वीक हो। तो आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड ना करके उस पर काम करें। 11th अभी जैसे हमारे पास 35 डेज है, तो आई होप आप सभी लोग अपने 11th के पोर्शन पे खूब अच्छे से काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो नहीं तो क्या होगा, जब छुट्टियों के बाद आओगे तो वो 11th का जो आपका पोर्शन है वो फिर आपको परेशान कर देगा। इसीलिए उस चीज को अभी खत्म कर दो कि भाई 11th का भूत यहीं मार देंगे हम। छुट्टियों के बाद केवल 12th का बस स्ट्रेस बचना चाहिए, 11th हमारा बाइंड अप हो जाए, है ना। चलो, पढ़ रहे हैं ना सभी लोग? जो लोग पढ़ रहे हैं एक बार थम्स अप करें। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, ये माइक कर देते हैं डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पे। कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठे, मैं क्वेश्चन जब भी दूंगा तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये
एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ रही होगी शुरुआत में, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर दे रखा है, और लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, एल, और एरिया ए, जो भी कुछ रहा हो। इसको क्या किया हमने, एक ट्राइंगल की शेप में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये लेंथ हो गई होगी L/3, L/3 और L/3। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अब इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT है, और अगर, अच्छा कुछ कॉल्स आ रहे हैं, लेट मी डिस्कनेक्ट दिस। अब ये बताइए, ये जो अभी, लेट मी अलाउ यू टू स्पीक, हाँ जी, अलाउ यू टू स्पीक। अभी जो आपको ये कॉल आई बीच में क्लास के दौरान, तो क्या आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, जूम क्लास स्टॉप हो गई थी? लक्ष्य, मैं आपको जरा अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ। यस सर। जब बीच में अभी कॉल आई थी तो क्या क्लास आपकी डिसरप्ट हो गई थी? नो सर, वो बस वाइब्रेट करने लग गया था फोन। क्या करने लग गया था? वाइब्रेट करने लग गया था ना, तो वो जो बोर्ड था वो हिलता हुआ दिखता था। अच्छा, वो तो चलो मैंने उसमें टच कर दिया। मैं इसमें ना एक बार डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है इससे। एक मिनट। अब मुझे ये बताएं, क्या आपको ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, यस सर। वीडियो प्रॉपर आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब जो कल दिक्कत हो रही थी ना, जैसे किसी की कॉल आ जाती है बीच में या कुछ हो जाता है, तो अब उससे हमारी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, ना ही हमें कोई आवाज सुनाई देगी, ना ही मुझे कोई आवाज सुनाई देगी। ठीक है, मैं बस यही चेक कर रहा था कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन वनेक्शन हमारे वाईफाई वाईफाई के सब ब्रेक हो जाए। एरोप्लेन मोड पे ही होता है वो, है ना? यस सर। चलो ठीक है, ठीक। मनीष इज रेजिंग हैंड। मनीष शर्मा, हाँ जी बताएं सर। प्रणाम सर। प्रणाम। ये कंटिन्यू रहेगी सर क्लास आपकी टेक्निकल लेक्चर में? हाँ, ये सर मेरे लगातार 2 लेक्चर हैं इसी में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू 12th कीजिए। आइंस्टीन में। हाँ जी, जी थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर बनेगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे, अगर हम ए से लेके बी तक इस रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिंस इट इज 1/3, तो ये R/3, और ये भी आपका कितना बनेगा, R/3, और ये भी आपका कितना बनेगा, R/3। तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंसेस का सम अगर हम करें, तो इक्विवेलेंट RT जो आपका बनेगा दैट इज 2R/3, एंड ये जो R/3 है वो पैरेलल में है, तो मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2R/3 प्लस R/3, सो दिस RT विल बिकम, ये बन जाएगा 3R/3 दैट इज R, और ये बन जाएगा 2R/9। ठीक है, और ऐसे ही स्क्वायर में अगर हम बात करें, तो ये R/4, ये R/4, ये R/4, और ये R/4, तो ऊपर जो बनेगा दैट इज 3R/4 मल्टीप्लाइड बाई R/4 डिवाइडेड बाई
R। तो अगेन इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट इज 3R/16। ठीक है, तो अब इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो ट्रायंगल वाले का बन रहा है कितना, 2R/9 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 3R/16। R से R कट गया और ये आपका बना 32/27। ठीक है, तो इस तरीके के मॉडल काफी रिपीट हुए कि भाई एक वायर था उसको बेंड करके ट्रायंगल बना लिया और फिर उसको बेंड करके स्क्वायर बना लिया। तो दोनों कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन काफी रिपीट हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगर किसी का डाउट है तो वो हैंड रेज कर दे, मुझे दिखाई दे जाएगा स्क्रीन पे, इन केस अगर किसी का डाउट है तो। ठीक है, नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखो ये आपने 11th में पढ़ा था, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो अगर आपको याद हो थर्मोमीटर कैसे वर्क करता था, कि सबसे पहले तो हम एक वायर लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। ठीक है, आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर स्केल जो हम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस है R ऑफ T, तो हाउ वी विल राइट लाइक दिस, R स्टीम माइनस R आइस डिवाइडेड बाई 100 minus 0, and this should be equal to R of T minus R ice divided by T minus 0। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड हम यूज करते हैं। तो यहां से आई कैन से, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 100 minus 0 डिवाइडेड बाई R स्टीम R100 minus R0 is equal to T minus 0 divided by R of T minus R0। तो यहां से अगर मुझे किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू पता करनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, R of T minus R0 डिवाइडेड बाई R100 minus R0 into 100 minus 0। ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली किसके लिए चलता है, आपका प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर के लिए, जब उसकी रीडिंग डिग्री सेल्सियस में मेजर करनी है। ठीक है, अगर मान लो अगर उसकी रीडिंग आपको डिग्री सेल्सियस में मेजर ना करके केल्विन में करनी होती तो आप इसको कैसे लिखते, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू R ऑफ T माइनस रेजिस्टेंस एट, अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है, तो रेजिस्टेंस एट 273 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एट 273 माइनस रेजिस्टेंस एट, यहाँ 373 आ जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट जो है वो केल्विन में 373 होता है और यहाँ पर 273। ठीक है, नाउ दिस इज 100 माइनस 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये होता है स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट है आपका 273, दैट इज
73 माइनस ये आपका बन जाएगा 273. सो दिस इज द सेम एक्सप्रेशन बट इन द डिफरेंट स्केल. तो अगर कल को प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आ जाए और वो आपसे कहे कि स्टीम पॉइंट पर इसकी रीडिंग ये है, आइस पॉइंट पर इसकी रीडिंग ये है, तो बताओ जब इसका रेजिस्टेंस इतना है तो टेम्परेचर कितना होगा. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है. अगर केल्विन स्केल है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. क्या ये क्लियर है सभी को? नमन हैंड रेस कर रहा है, लेट मी अलाउ नमन टू स्पीक. सर ये आर स्टीम और आर बताए आइस है. नमन क्या कह रहे हैं? सर ये आर स्टीम और आर आइस है. ये रेजिस्टेंस स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट पे है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये आर स्टीम और आर आइस है. इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आइस पॉइंट पर कितनी है और स्टीम पॉइंट पर कितनी है. सर बिल्कुल. तो हम ये इक्वेशन नहीं लिख सकते आर टी इज इक्वल टू आर आइस इंटू 1 + अल्फा टी? हाँ देखो मैंने कहा था ना, इतना लंबा जो वेरिएशन है, ठीक है, इतना लंबा जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, ये इनफैक्ट अगर तुम देखो लिखा तो वही है, डेल्टा आर इज इक्वल टू, आप ये कह रहे हो आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, यस सर. है ना. तो अब यहां यस से सर. अगर मैं कहूं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो ये कितना आ गया, आर इनिशियल इंटू अल्फा. तो अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा मटेरियल का फिक्स यस है सर. ना. तो ये देखो ये वही चीज लिखी है नमन. ओके सर. ठीक है, यस सर. चलो ओके. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा ठीक है वो क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है आपके सामने. 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. आर इक्विवेलेंट के आई होप आपने सभी क्वेश्चन वैसे तो कर लिए होंगे. अब ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है कई जगह पर. अगर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की जेई मेंस कर ली है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा. 2024 में है ये, और एक इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है, लाइक दिस. ठीक है, और ये 4 ओम है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, देन इट इज 6 माइक्रोफेरेड, एंड अगेन दिस इज 6 ओम. तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज 2 ओम. ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2. ये जो दो कैपेसिटर हैं आपके C1 एंड C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ये 4 माइक्रोफेरेड है. तो जो C1 और C2 का चार्ज स्टोर्ड का रेशियो है वो आपको बताना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2? क्या आएगा बताइए, बताइए बेटा जल्दी. 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं. अगर आप लोगों ने कर रखा है तो आप करेंगे, रफ और पेन लेके बैठे. शाबाश. एक आंसर आया है, नमन कुछ पूछना चाह रहा है. बताओ नमन क्या कहना चाह रहे हो. सर ये क्वेश्चन आपने करवा रखा है क्लास में? बताओ. सर ये क्वेश्चन करवा रखा है क्लास में? ये वाला क्वेश्चन सेम. यस सर, बिल्कुल सेम.
बताओ फिर आंसर जल्दी, अगर बिल्कुल सेम करा रखा है तो। 4/5। हाँ, 4/5। गलत है। देखो, ये दिखे दिखाई लगेंगे क्वेश्चंस कि भाई ये तो क्लास में हुआ है और इसका ये आंसर है। ये ऑप्शन है इसके, कैलकुलेट करिए जल्दी। 1, 2/3, 3/2 एंड 1/2। ये आप लोगों को मेरी आवाज 2 बार आ रही है क्या, ये बताएं अभी इस समय। नमन, क्या मेरी आवाज 2 बार आ रही है बेटा? नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रही है ना, फिर ठीक है। चलिए बताइए फिर, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, बताइए जल्दी। सभी लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी कैलकुलेट करें। और जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठाए। लक्ष्य, बताओ लक्ष्य। सर आपने इसका ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, ये नहीं करवाया था, लेकिन इसका हाँ, डी कोई ऑप्शन बात, आएगा क्या? कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करें आप। डी ऑप्शन आएगा इसका, कितना? डी 1/2 शायद। डी। चलो शगुन से पूछते हैं, शगुन भी हाथ उठा रही है, बताओ शगुन। सर 1/2। 1/2। 2। 1/2। चलिए देखते हैं अब इसको कौन सा आंसर है। वैसे सर यही क्वेश्चन कराया था आपने क्लास में, डाउट्स लिए थे तब नहीं, कराया सेम, था। सेम क्वेश्चन कराया था। सेम कराया था। और क्या आंसर आया था तब? 1/2। अच्छा, 1/2। ठीक। चलिए तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को याद है तो। इसमें देखिए करना क्या है, अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है कि इनिशियल स्टेट है या बहुत देर बाद की बात है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, टी इक्वल टू इंफिनिटी। और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे जब सर्किट को एनालाइज करेंगे तो ये सर्किट इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड है कैपेसिटर, वो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्टेड है, एंड दैट इज 4 and 2, है ना। तो जो क्यू है, अच्छा अभी याद आ गया मुझे, करा रखा है आपको ये क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो आप सी इंटू वी ए माइनस वी सी लिखेंगे, और वो वी ए माइनस वी सी आपका आई इंटू आर के इक्वल होगा। तो सी इंटू आई इंटू आर आपका 4 + 2, ये पूरा ए और सी के बीच में सीरीज में आ जाएगा, तो ये 6 बनेगा। सिमिलरली दूसरे वाले कैपेसिटर पे बात करें तो कैपेसिटेंस दोनों, इसका ये C1I6 बनेगा, और ये बनेगा C2। ये बी और डी के बीच में कनेक्टेड है, करंट दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस बी और डी के अक्रॉस जो बनेगा दैट इज 8। तो अब इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो इट विल कम आउट Q1/Q2 इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू आपकी आ गई 4 × 6, और C2 की वैल्यू आपके आ गई 6 × 8। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी जगह रिपीटेड है 2024 का। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसमें, एक ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। देखिए इसको आंसर करें इसको जल्दी से। ये कह रहा है आपसे
कि दो मेटेलिक वायर हैं आपके पास और इनकी जो कंडक्टिविटी है, एक की है सिग्मा 1, एक की है सिग्मा 2, और अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितनी होगी बताइए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बताइए जल्दी से, हैंड रेस करिए। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, देखो इसके ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, पहले आप खुद ही बताओ। चलो मैं एक दे भी देता हूं आपको, लो ए ऑप्शन सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, डी ऑप्शन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ई ऑप्शन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, एफ ऑप्शन 1 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इज 1 बाई सिग्मा 1 1 बाई सिग्मा 2। वो लगभग यही ऑप्शन हो गया, ए और एफ एक ही ऑप्शन है। बताएं क्या आंसर आएगा। अच्छा ये कर रखा है शायद आपने, बताओ लक्ष्य। सर इसका बी आएगा। कौन सा आएगा। बी, टू बी, सिग्मा सिग्मा टू, यस सर। ये लक्ष्य का आंसर आ रहा है। और बताएं नमन। बी आ रहा है। कितना। बी। बी फॉर बॉम्बे। हाँ। चलो बी बता रहे, कीर्ति बताए, कीर्ति। पी आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है, तो सभी का बी ही आ रहा है ना। तो देखो एकदम से देख के हमें ये लगता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, सिंस वो आपका क्या होता है R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, रो इक्विवेलेंट L बाई L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई A, और R1 को अगर हम बात करें वो क्या आ जाएगा, रो 1 L। देखो इसने आइडेंटिकल नहीं कहा है, टू मेटेलिक वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, तो ये L दोनों का क्या है सेम, और A भी दोनों का क्या है, ठीक है। तो जब आप आइडेंटिकल डायमेंशन के दो वायर को कनेक्ट करोगे लाइक दिस, तो अब जो टोटल इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 12, लेकिन एरिया क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट इंटू 12 डिवाइडेड बाई एरिया रहेगा सेम, तो एरिया से ये कट गया, और एल से ये एल भी कट गया, तो यहां से जो एक्सप्रेशन बना वो बना रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कल को ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। अभी तो हम कंडक्टिविटी पूछिए, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है एक ऐसा ऑप्शन, ठीक है। अब इसको अगर सिग्मा के टर्म में लिख लें तो सिग्मा इक्विवेलेंट, इसको पलट दो तो 2 अपॉन रो वन को लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा 1, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर, ये रो इक्विवेलेंट का, ये सिग्मा इक्विवेलेंट का, और हमने अल्फा इक्विवेलेंट भी निकाल लिए हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। बाकी लोगों को क्लियर है जिन्होंने नहीं किया ये क्वेश्चन। हम्म
लक्ष्य, बताओ बेटा, यस क्यों मुंह सर। बन रहा है? क्लियर है सर। लक्ष्य क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। बताओ बताओ। हो गया सर, क्लियर। क्लियर हो गया? हम्म। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक जो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, दैट इज, हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पढ़िए। A current of 5 ampere is passing through a non-linear magnesium wire. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली रेजिस्टेंस को हम कैसी डिवाइस लेते हैं, लीनियर। लीनियर डिवाइस का क्या मतलब है कि इसके अक्रॉस जो करंट है और जो वोल्टेज है उनमें जो रिलेशन है दैट इज लीनियर। अगर हम आई और वी में ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिवाइस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग through a non-linear magnesium wire of cross-sectional area 0.04 meter square. At every point, the direction of current density is at an angle of 60 degree. जो J वेक्टर है उसके बारे में कह रहा है 60 डिग्री है विद द यूनिट वेक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो J वेक्टर इधर है और इसका एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और उससे एंगल दे रखा है 60 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बतानी है आपको, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी दे रखी है मैग्नीशियम की 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन बताइए। 60 डिग्री डायरेक्शन है जे वेक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया से। बताएं, सॉल्व करिए जल्दी इसको। एक बच्चा कोई हैंड रेज कर रहा है, आई डोंट नो कौन है। लक्ष्य, बताओ लक्ष्य। सर इसके अंदर हम जे के टर्म्स में ले आएंगे ना ओम्स लॉ को। हाँ तो वो क्या होता है बताएं। जे इज इक्वल टू, सर वो तो V इक्वल्स टू IR से वो निकाल लेंगे। निकाल लेंगे है ना, याद नहीं करेंगे। जे सर वेक्टर इज वैसे सिग्मा इंटू ई, और यहां पर ये बन गया 1/रो ई वेक्टर। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर निकालना था तो जे और रो का प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। प्रॉब्लम इज हाउ टू कैलकुलेट जे, बताओ लक्ष्य क्या आएगा। जे इज इक्वल टू आपका कितना होता है, जनरली हमें ये फॉर्मूला याद रहता है आई I ए, by A लेकिन आई बाई ए से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि ये आई बाई ए परपेंडिकुलर होता है। perpendicular. हाँ, तो आई डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर की जगह कितना आएगा, इस जे का या तो आप कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो या तो आप ये लिख लो जो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो या तो आप ये लिखो कि
जे cos थीटा इज इक्वल टू आई बाई ए। तो वहां से यू कैन से जे इज इक्वल टू आई बाई ए cos थीटा। ठीक है, आपको थीटा दिया है, ए दिया है, आई दिया है, तो जे आ जाएगा, और जे दिया है तो ई आ जाएगा। ठीक है, सो इन दो ये steps एक, को हाँ बताएं बताएं, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक टॉपिक है इसमें, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सभी लोग देखें जरा इसको, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये क्या होती है, हाउ टू डिफाइन दिस? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हम बात करें तो इस तरीके का होता था। अच्छा, मुझे टाइम का बता देना बेटा, कितने बजे क्लास ओवर ठीक है होगी? सर, बता दें। 8:45 पे होगी ना? हाँ, यस सर। ठीक है, R1, R2, R3 एंड R4, ये आपका RG है। तो यहां पर आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक, और हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से जब अननोन रेजिस्टेंस का वायर निकालते हैं तो इस तरीके का एक सर्किट यूज करते हैं, और एक रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं जब तक कि नल पॉइंट ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही नल पॉइंट मिला, R1 बाई R2 इक्वल टू हम लिख देते हैं R3 बाई R4। ठीक है, ये कंडीशन है बैलेंस होने की। अब इसमें एक टर्म आता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मीनिंग है कि अगर मैं किसी भी एक रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, मान लो मैंने इस रेजिस्टेंस में जो चेंज किया वो फ्रैक्शनल चेंज है डेल्टा R बाई R4, तो उसके करस्पॉन्डिंग अभी गैल्वेनोमीटर 0 पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, नल पॉइंट है, लेकिन अगर हल्का सा मैंने इसको चेंज किया तो ये गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा? इतने फ्रैक्शनल चेंज पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज में चेंज कर रहे हैं इनपुट में, और आउटपुट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिवाइस उस इनपुट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि अरे बेटा आप पढ़ नहीं रहे, ध्यान दो जरा बेटा आप, इतना कहने से ही अगर आप मान लो बहुत ज्यादा फील कर जाएं और घर जाके दिन रात पढ़ने लग जाएं, तो मैं कहूंगा कि टीचर के समझाने के प्रति आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। लेकिन मैं आपको कूटे पड़ा हूँ, पीट रहा हूँ, डेली सुना रहा हूँ, सब कुछ कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ रहे, यानी कि इनपुट में खूब वेरिएशन कर लिया लेकिन तब भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट की सेंसिटिविटी बिल्कुल लो है। तो यहाँ पर वेरिएशन कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस में, और उसका आउटपुट आ रहा है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पे। तो ये सेंसिटिविटी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हो। ठीक है, हल्का भी रेजिस्टेंस अगर इधर उधर हो जाए तो फिर नल पॉइंट शो ना हो। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी किसी ने चेंज किया, हम चाहते हैं
कि इसका डिफ्लेक्शन अच्छा खासा है। ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस चेंज भी करे दे रहे हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में जो अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। तो सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होती है? अगर आप लोगों ने जेई मेंस के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। बताएं, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी एंड्रेस करिए। पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कर गए आप। इसका मतलब ये सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर इक्वल। और इसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो प्रूफ तो खैर अभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। और ये रिजल्ट आपको जरूर पता होना चाहिए था। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है जब सभी रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर एक क्वेश्चन है ये 50 2021 में पूछा गया है। और इसमें क्या दे रहे हैं, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहां इसकी रेडियस है R1, यहां इसकी रेडियस R2, और एक इस तरीके का एमीटर या जो कुछ भी लगा रखा है इसने, और एक बैटरी बना रखी है, EMF E है, और इसकी जॉकी आपकी K है, और ये रेडियस आपकी R2। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर PQ। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q। P से Q की तरफ जब कोई जाए तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कमेंट करिए। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, मतलब आई के बारे में करंट आपको कमेंट करना है। और डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें तो इनके बारे में जो कमेंट किया गया है उसके बारे में राय पूछ रहा है आपसे। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप खुद बताएं ई और वीडी और आई के साथ क्या होगा जब लेफ्ट से राइट की तरफ कोई जाएगा। तो कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है? कुछ बच्चों ने भेजा भी था ये ग्रुप पे 2021। लक्ष्य को डाउट है, शगुन आपका हो गया बेटा, ये आपने भेजा था ये क्वेश्चन शायद। ठीक है, डाउट है। तो देखो इसमें पहले आप ऐसे समझो इसको। ठीक है, डाउन कर लीजिए हैंड, नाउ विल डिस्कस। कि जब भी एक मटेरियल आपको दे रखा है तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, मतलब मटेरियल में ऐसा नहीं होता कि पी से क्यू जाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई सर्किट है और उसमें कोई मटेरियल या वायर एक बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओवरऑल वो रेजिस्टेंस आपका फिक्स है। तो उसकी वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी दैट विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि आप ये कहें कि यहां करंट कम है और यहां करंट ज्यादा है। तो फिर उस केस में तो मान लो ये 5 हो गई
और ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, है ना। तो ये बता रहा है कि किसी जंक्शन पर नेट करंट टुवर्ड द जंक्शन इज नॉट इक्वल टू नेट करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, है ना। तो करंट कभी भी वेरी नहीं करेगी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपकी एक ज्योमेट्री, एक आपका जो मटेरियल है वो अगर कनेक्ट कर दिया है सेल के साथ, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा वो उस सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराएगा। सर पर वो I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो यहाँ इधर से इधर जाने पर एरिया तो घट रहा है सर। देखो n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एरिया घट रहा है, लेकिन आप ये कैसे श्योर हो गए कि VD भी कांस्टेंट है ना। तो यहां से देखकर केवल कि एरिया I से रिलेटेड है और एरिया घट रहा है तो I चेंज होना चाहिए, वी आर नॉट 100% श्योर, क्योंकि एरिया के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट नहीं है। ड्रिफ्ट स्पीड भी तो है इसमें, हो सकता है ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होती हो। लेकिन अगर इसका दूसरा फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो इसमें V भी फिक्स है, R भी फिक्स है ना। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि करंट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब आ जाते हैं VD पर, ठीक है। तो VD की अगर हम बात करें तो VD का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है आपने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताएं। सर ये आर कांस्टेंट कैसे है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, देखो ये जो सेल है यही तो निकालेगा करंट। यस सर। तो सेल पहले ये पूछता है कि मेरे टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, उससे आई विल डिसाइड कि मैं कितना करंट निकालूंगा। समझे? यस सर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना। यस सर। तो बस करंट वहीं से डिसाइड होगी। अब तुम बीच में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर निकालो, उससे हमें क्या मतलब, यस। हमारा सेल तो P और Q के बीच में लगा हुआ है, और सर्किट में करंट उसी हिसाब से डिसाइड होती है। और अगर मान लो तुम्हें ये है ही कि नहीं मैं तो 4 और 3 के बीच में निकालूंगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से डिफरेंट होगा सर, तो फिर इनके अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज भी तो अलग होगा। यस सर, समझ समझे? गया। हाँ। तो वो जो I इज इक्वल टू V बाई आर है, अगर कोई भी दो टर्मिनल दो पॉइंट के अक्रॉस R अलग है तो V भी अलग होगा, और उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम। ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो अब देखो ये तो हो गया करंट कांस्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और VD के बारे में। तो हमें पता है करंट डेंसिटी होती है I बाई एरिया, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू एरिया, और J आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू E इंटू एरिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो I तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो E और A का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर एरिया घट रहा है, मेरी चैट पड़ती रहती है। क्या कह रहे हो बेटा? ला के तुमने ही दिया फोन में देख। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं कह रहे हो, माइक आपका खुला छोड़ गया। चलिए, तो यहां पर एरिया अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप P से Q की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज।
और अब अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड पे आ जाएं, वीडी, तो वीडी होता है म्यू इंटू ई, या दूसरा फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम ई इंटू ई। तो अगर ई इंक्रीज हो रहा है तो वीडी भी इंक्रीज होगा, तो यहां से वीडी भी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो। बताएं सभी लोग, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। इसके बाद जो थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है वो एक ये क्वेश्चन आपका ठीक है, 64 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स, ये दो कंडक्टिंग स्फेयर है और इनके बीच का, इसकी जो रेडियस है दैट इज ए एंड दिस इज बी, और इनके बीच का जो स्पेस है इसको हमने फिल कर दिया एक मीडियम से जिसकी रेजिस्टिविटी है रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर विल बी, इन दोनों स्फेयर के बीच में रेजिस्टेंस। तो ये तो शायद हमने क्लास में किया है, 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या ये क्लियर है आपको या डाउट है? ये कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए। कुणाल, कुणाल का डाउट है। लेट मी अलाउ कुणाल टू स्पीक। हैंड रेज करो कुणाल एक बार। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर एक पहले जो छोटा एक एलिमेंट ले लेंगे और हम ये मानेंगे कि जब हम इन दोनों स्फेयर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं तो अंदर वाले को प्लस और बाहर वाले को माइनस, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो रेडियली आउटवर्ड करेगी। ठीक है, तो जब भी हम स्मॉल रेजिस्टेंस लिखते हैं तो वो रो इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, डीएल लेंथ डी एरिया, स्मॉल लेंथ स्मॉल एरिया। ना इसमें जो स्मॉल लेंथ ली जाती है बेटा वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो वो आपकी आएगी रो डी आर डिवाइडेड बाई एरिया। अगर इसका देखें जो करंट के परपेंडिकुलर है तो इसका सरफेस एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये सभी जो स्मॉल एलिमेंट हैं इन दोनों स्क्वायर के बीच में वो सभी आपके किस में आ रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि सभी से करंट क्या फ्लो कर रही है, सेम। तो जो आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे वो इन सभी रेजिस्टेंस के एडिशन से निकालेंगे और जब ये एडिशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और आर की लिमिट लगा देंगे ए से बी। तो अब आप आई होप कर लेंगे, ये आर इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा रो अपॉन 4 पाई -1/r ए से बी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है कुणाल, क्लियर है आपको ये? बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जो थोड़ा ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें
आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि सपोज द ड्रिफ्ट स्पीड इन द मटेरियल वीडी, जनरली तो हमने जो पढ़ा है वो ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें, वीडी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये जनरल रिलेशन होता है जो हमने पढ़ा है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर कल को वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई हो जाए, ठीक है, देन वी आई ग्राफ फॉर ए वायर मेड अप ऑफ सच मटेरियल, तो V वर्सेस I ग्राफ कैसा आएगा? तो इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है लीनियर, बी ऑप्शन है इस तरीके का, सी ऑप्शन है ये, और डी ऑप्शन है दिस वन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो बताइए, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें। ये होता है जनरली तब ग्राफ होता है लीनियर, V वर्सेस I। तो ये बात जो है कि V और I में ग्राफ लीनियर होता है, ये अभी हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर रिलेशन VD और E में इस तरीके से हो जाए तो व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I? तो BCD में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। बताएं सभी लोग जल्दी, कितना बनेगा? ट्राई किया है सभी नहीं क्वेश्चन? ठीक है, क्या आंसर आएगा बताएं, बताओ शगुन। सोचिए। सर सी ऑप्शन। सी, कितने बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है? हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सी ऑप्शन? नमन, केवल एक। क्या ऑप्शन आ रहा है नमन? मेरा तो बी आ रहा है बी आ रहा है। सर, क्लास का टाइम भी हो गया और अभी तो 8:31 हुए हैं। अच्छा, क्लास का टाइम हो चुका है। यस सर। चलो तो इसको देख लो सभी लोग, इसको बाइंड अप करता हूँ। VD इक्वल टू क्या होता है आपका? म्यू इंटू रूट ई। मतलब अगर मैं इसको एक कांस्टेंट की तरह ले लूं तो दिस इज ई। तो I इज इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज NEA VD। तो I इज इक्वल टू NEA सम कांस्टेंट इंटू रूट ई, ठीक है। तो अब E को हम लिख सकते हैं V/L, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा रूट V। तो यहां से I इज सम कांस्टेंट इंटू V स्क्वायर, नॉट V स्क्वायर, I स्क्वायर। तो ये V और I में रिलेशन इस तरीके का बनेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो, सो दैट्स ऑल। आज ये पहली क्लास थी आपकी इस तरीके के सेटअप में। कल से मैं कोशिश करूंगा इसको और थोड़ा इम्प्रूव करने की, इसमें स्लाइड्स पे ही क्वेश्चन डाल देने की, ताकि थोड़ी स्पीड और बढ़े और इफेक्टिवली हम चीजों को कर पाए। आपके जो भी डाउट ग्रुप पे पोस्टेड हैं उनके सॉल्यूशंस को रेफर करें, और जो नेक्स्ट डाउट है उनको ग्रुप पे पोस्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और उन्हें हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के होंगे दैट आई विल डू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।